हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। करंट एमसीक्यू फॉर 2022 में आज हमारे पास है क्विज 7 और इसमें हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, इंडिया इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसमें कि ड्यूगोंग, अमूर फाल्कन्स और इस तरह के हमारे पास 5 दिए गए हैं। स्नो लेपर्ड, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स। उसके बाद ये बताना है कि आपको कौन कौन से करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये हमारे सामने क्यों है ये क्वेश्चन। देखिए, वाई इन न्यूज, खास बात यह है कि आज ही हिंदू में खबर छपी है, आज ही, है ना। वो पंजाब में जो वेटलैंड्स हैं वहां पे ये देखा जा रहा है कि वहां पे स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, तो आज ही हिंदू में एक आर्टिकल निकला है, तो उसको भी कवर अप कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, तो वाई इन न्यूज, every winter the birds make their way to India through the Central Asian Flyway, which covers a large continental area of Europe, Asia between the Arctic and the Indian Oceans। ठीक है, हर साल हमारे यहाँ बर्ड्स जो आती हैं कहाँ से, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंडिया बीच में पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए वो लोग रुकते हैं। इंडिया इज होम टू सेवरल माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, स्नो लेपर्ड, ये हमारे यहाँ माइग्रेटरी स्पीशीज है, अमूर फाल्कन्स, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स। ये जितनी भी स्पीशीज मैंने लिखी है ये सारी मेजर स्पीशीज है, मेन जो कॉमन वाली है, जो अक्सर न्यूज में रहती हैं, वही लिखे गए हैं इसमें। इसके अलावा देखिएगा मरीन टर्टल्स, और एग्जाम में भी आने की संभावना जिनकी रहती है वही स्पीशीज है ये। इसके अलावा ड्यूगोंग, आपको पता भी होगा, ड्यूगोंग से 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के। इसके अलावा हम्प बैक्ड वेल्स, है ना, एंड हैज साइंड ऑन लीगली बाइंडिंग एमओयू। हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने लीगली बाइंडिंग एमओयू पे साइन कर रखा है, किसके किसके साथ, तो विद सीएमएस, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन्स को लेके एक ये हमने साइन किया 1998 में सीएमएस में। इसके अलावा मरीन टर्टल्स को लेके किया है 2007 में, ड्यूगोंग्स को लेके किया था 2018 में, और रैप्टर्स को लेके किया था हमने 2016 में। तो ये सारे हमने नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयूज हमने साइन कर रखे हैं, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ये जिसको हम लोग सीएमएस बोल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 स्पीशीज है, ये पांचों के पांचों माइग्रेटरी स्पीशीज हैं हमारे यहाँ जो आते हैं। ठीक, इसमें से कई सारे तो हमने यहीं पे देख लिए हैं, जैसे अमूर फाल्कन्स हमारे क्वेश्चन में दिया था, स्नो लेपर्ड दिया था, ड्यूगोंग दिया है, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोआला। कोआला से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, इट इज एन आर्बोरियल हर्बिवोरस मार्सुपियल फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है, इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स वेरी लॉन्ग टेल। और तीसरा दिया गया है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बुश फायर्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन इन नंबर्स। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक तो हमें इसमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है क्यों। बेसिकली क्या है कि एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि साल 2019-20 में जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स आए थे, हालांकि इस बार भी आए थे, है ना, तो इन्होंने 2019-20 की रिपोर्ट दी है, उसमें ये बोला गया है कि इसमें कोआला की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही एक तरह से इफेक्ट हुई, और लगभग लगभग 5000 कोआलास जो थे उनकी मृत्यु हो गई, और करीब करीब 24% उनका हैबिटाट जो है वो कम हो गया। कहाँ पे, न्यू साउथ वेल्स में, है ना। इट डिस्ट्रॉयड मोर देन 11.2 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अक्रॉस द कंट्री। ये ऑस्ट्रेलिया की बात हम लोग कर रहे हैं, ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें कि ये बताया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए एनवायरमेंट की दृष्टि से कोआला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और कोआला पे ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया आपके सामने। अब देखिएगा कोआला पे क्या क्वेश्चन है, इट इज एन आर्बोरियल हर्बिवोरस मार्सुपियल फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया लिखा है। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है, इजिली रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स वेरी लॉन्ग टेल, वेरी लॉन्ग टेल की बात की गई है। तीसरा बोला गया है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बुश फायर्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बुश फायर्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन इन नंबर्स। ये हमसे 3 क्वेश्चन
तीन स्टेटमेंट बोले गए हैं हमारे सामने। अब देखिएगा इसमें क्या क्या है, आंसर आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर इज बी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत है ये वाला कि इट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स वेरी लॉन्ग टेल। शायद आपको पता हो कोआला की कोई टेल नहीं होती है। अगर आप इसकी इमेज देखना चाहें, देखिए ये है हमारे लिए कोआला, देखिए यहाँ पे कोई टेल इसका कोई नहीं है टेल, ठीक है। तो टेललेस क्रिएचर है, पूछ नहीं होती। Habitat destruction due to bushfires is one of the major reasons for its decline, सही है, यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा ये चीज याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, एक मार्सुपियल है, पाउच्ड एनिमल जिसको बोलते हैं, और एक आर्बोरियल हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस एनिमल है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है जो कि हर साल हो सकता है आपके लिए। वर्ल्ड एलिफेंट डे के ऊपर ये क्वेश्चन है। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अगस्त 12। अगर ये तारीख सही है, इफ, है ना, तो इसका मतलब है कि हर साल ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगस्त 12 तो हर बार आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 2021 में भी आया होगा। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अगस्त 12। दूसरा है अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीकन एलिफेंट्स को बोला गया है इंडेंजर्ड, एंड एशियन एलिफेंट्स एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं हमें इसमें कुछ लग रहा है गड़बड़, ठीक है। तो क्या चीज है देखिएगा, अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है ना, अफ्रीकन एलिफेंट्स वल्नरेबल हैं IUCN के लिस्ट में, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो एशियन एलिफेंट्स है ना, एशियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। जो IUCN की जो लिस्ट होती है जिसमें 9 कैटेगरीज में बांटा जाता है एनिमल्स को, उसमें देखिएगा, याद रख लीजिएगा फिर से, एशियन एलिफेंट्स जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। और एलिफेंट डे, यस, एकदम सही है, अगस्त 12 को ऑब्जर्व किया जाता है। और पहला जो वर्ल्ड एलिफेंट डे था फर्स्ट, वो 2012 में, 2012 कोइंसिडेंस देखिए, 2012 और अगस्त भी 12, ठीक है। चलते हैं अगले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट ही है सेकंड, तो इसका मतलब बी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। with reference to faster adoption and manufacturing of electric vehicles, second या फेम सेकंड जिसको बोलते हैं स्कीम, which of the following statements is or are correct? इसमें पहला बोला गया under it emphasis is on electrification of the public transportation that includes shared transport। पहला बोला गया emphasis is on electrification of the public transportation, जिसमें कि शेयर ट्रांसपोर्ट समझ रहे होंगे, जैसे बसेस, है ना, जिसमें कि एक से ज्यादा लोग सवारी कर सकते हैं। दूसरा है द स्कीम प्रपोजेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, जो आज की डेट में जो हमें पेट्रोल पंप्स देख रहे हैं, है ना, वहीं पे शायद, है ना, या कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके भी ढेर सारे चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की बात है। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं, उसी तरह से वहां पे जाके हम लोग अपनी गाड़ी की चार्जिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है ना, इस क्वेश्चन में। अब हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन कौन से सही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फेम की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना, फेम सेकंड की। तो फेम सेकंड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी दिसंबर की बात है, अभी जो दिसंबर बीता है 3 महीने पहले, उसमें जो हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री थी उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था, और उसमें क्लेम किया गया था, क्लेम ये किया गया था कि जो सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, उसकी सेल जो है वो बढ़ गई है, लगभग लगभग 5000 यूनिट्स वीकली तक पहुंच गई है। मतलब एक हफ्ते में 5000 यूनिट्स बिक रही हैं, है ना। पहले कितना था? फ्रॉम जस्ट 700 यूनिट्स पर वीक, ठीक। और इसको श्रेय दिया गया, इसको क्रेडिट दिया गया किसके लिए? तो फेम सेकंड स्कीम को, कि फेम सेकंड स्कीम, है ना, की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है फेम सेकंड स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहीं पे। तो कुछ देख लिया जाए फेम सेकंड स्कीम के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले तो फेम का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेकंड, ठीक है।
एम्फेसिस इज ऑन, यहाँ पे एम्फेसिस किस पे है? एम्फेसिस इज ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। दैट इंक्लूड्स शेयर ट्रांसपोर्ट, है ना, इंक्लूड कर रहा है शेयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि बसेस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब वहां पे जो स्टेटमेंट दिया गया था क्वेश्चन में पहला वो सही है। इसके बाद देखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग स्टेशंस आर आल्सो प्रपोज्ड ऑन मेजर हाईवेज कनेक्टिंग मेजर सिटी क्लस्टर्स। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशंस बनाने की भी बात है फेम सेकंड में, जिसमें जो कि ज्यादातर मेजर हाईवेज पे होंगे। On such highways, charging stations will be established on both sides of the road at an interval of about 25 किलोमीटर each। लगभग हर 25 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कही गई है। ये फेम सेकंड स्कीम है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे पहला बोला गया था शेयर ट्रांसपोर्ट, ये सही लग रहा है। दूसरा वाला है द स्कीम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। और हमें क्या बताना था? करेक्ट बताना था। इसका मतलब हमारे सामने आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें इरिडा से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे लिए। इरिडा इज इंडियाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन, ये पहला स्टेटमेंट दिया है। इरिडा हैज फाइनेंस्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंडेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, इन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन 2009। ये तीन स्टेटमेंट्स हमारे सामने दिए। उसके बाद पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन कौन सा सही है बताओ। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे सामने है क्यों, है ना, मतलब इरिडा आखिर न्यूज में क्या रहा। तो देखिएगा, ये अभी अभी हाल ही की बात है, अभी 2 महीने पहले की, 19 जनवरी 2022 की बात है। उस दिन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन में ये हुआ कि उन्होंने अप्रूवल दिया, काहे के लिए? तो इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ ₹1500 करोड़ इन इरिडा। इसलिए इरिडा हमारे सामने न्यूज में आ गया। ठीक है, तो अब ये तो कोई ये जो न्यूज है सच है कि 1500 करोड़ इन इरिडा, ये तो एग्जाम में शायद ही आए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्हें क्वेश्चन पूछना होगा तो किससे पूछेंगे? इरिडा से। तो इरिडा में हम देख लेते हैं क्या क्या हमें जानना चाहिए। देखिए, इरिडा क्या है अगर हम लोग देखना चाहें तो इरिडा इज इंडियाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है, इंडियाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काहे के लिए? डेडिकेटेड टू क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन। ठीक, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार से संबंधित है। इरिडा हैज फाइनेंस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जितने भी हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या शुरुआत हुई है, उसमें सर्वाधिक, उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो इरिडा का ही है। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से बहुत सारे को इरिडा फाइनेंस कर रही है। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड अंडर MNRE इन 1987। ये अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अब वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया था, दो स्टेटमेंट थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डेडिकेटेड टू क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन, एकदम सही है। दूसरा देखिए, इरिडा इज फाइनेंस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, एकदम सही है ये भी। इट वाज फाउंडेड अंडर MNRE, यहां तक ये भी सही लग रहा है। गलत क्या है? 2009, 1987 होना चाहिए था, यही यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड। मिलते हैं अगले क्विज 8 में। अगर आपको ये क्विज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।